नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रांसिस जोस्ट द्वारा लिखा गया एक ऐसे द चैलेंज ऑफ लिटरेरी मूवमेंट्स। दोस्तों, ऐसे को शुरू करने से पहले मैं आपको फ्रांसिस जोस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं, जिससे आपको यह ऐसे अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांसिस जोस्ट की। फ्रांसिस जोस्ट एक प्रसिद्ध लिटरेरी थ्योरिस्ट और क्रिटिक थे। उनका काम मुख्य रूप से लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म और लिटरेरी मूवमेंट्स के अध्ययन से जुड़ा हुआ था। वे साहित्य को केवल भावना या कल्पना की दृष्टि से नहीं देखते थे, बल्कि वे एक साइंटिफिक और एनालिटिकल दृष्टिकोण से समझते थे। दोस्तों, उनका सबसे प्रसिद्ध ऐसे द चैलेंज ऑफ लिटरेरी मूवमेंट्स है, जिसमें उन्होंने यह समझाने की कोशिश की है कि साहित्यिक आंदोलनों यानी कि लिटरेरी मूवमेंट्स को परिभाषित करना यानी कि एनालाइज करना और उनका अध्ययन करना और उनकी सीमाओं को समझना कठिन क्यों है। दोस्तों, फ्रांसिस जोस्ट का मानना था कि हर लिटरेरी मूवमेंट समय, समाज और विचारधारा के बदलाव से प्रभावित होता है, इसलिए उसे किसी एक स्थायी परिभाषा से बांधना मुश्किल है। वे यह भी बताते हैं कि लिटरेरी मूवमेंट्स केवल लिटरेचर को नहीं, बल्कि हिस्ट्री, कल्चर और जो मानव की सोच है उसको प्रभावित करते हैं। और फ्रांसिस जोस्ट एक गहन विचारक थे, जिन्होंने साहित्यिक आंदोलनों यानी कि लिटरेरी मूवमेंट्स की प्रकृति, विकास, सीमाओं और चुनौतियों पर गहराई से चिंतन किया या उनको एनालाइज किया। उनका कार्य लिटरेचर के विद्यार्थियों के लिए यह समझने में मदद करता है कि लिटरेचर केवल आर्ट नहीं, बल्कि एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, जो समय और समाज के साथ बदलता रहता है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रांसिस जोस्ट की बुक द चैलेंज ऑफ लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में। यह बुक एक्सप्लेन करती है कि लिटरेरी मूवमेंट्स कैसे इमर्ज होते हैं, कैसे इवॉल्व होते हैं और उनका स्टडी क्यों चैलेंजिंग होता है। ये मूवमेंट्स लिटरेचर को नई दिशा देते हैं और पुराने ढांचों को चुनौती देते हैं और नई स्टाइल की राह बनाते हैं। लेकिन इनका अध्ययन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर आंदोलन का एक जीवन चक्र या फिर काल चक्र होता है, यानी कि एक पीरियड होता है जिसमें वह राइज करता है, उसका डेवलपमेंट होता है और फिर वह दूसरे मूवमेंट में बदल जाता है। मूवमेंट सिर्फ लिटरेचर की स्टाइल नहीं होते, बल्कि वे सोसाइटी, कल्चर और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से डीपली जुड़े होते हैं। एक कोट है जोस्ट का, जो कि ए लिटरेरी मूवमेंट इज नेवर आइसोलेटेड, इट इज ऑलवेज ए रिस्पॉन्स टू द वर्ल्ड अराउंड इट। इसका मतलब है कि कोई भी मूवमेंट केवल टेक्स्ट तक सीमित नहीं होता, यह हमेशा सोसाइटी और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसिस का रिएक्शन होता है। दूसरा कोट टी.एस. इलियट द्वारा लिखा गया है, ट्रेडिशन कैन नॉट बी इनहेरिटेड एंड इफ़ यू वांट इट यू मस्ट ऑब्टेन इट बाय ग्रेट लेबर। इसमें वह कहते हैं कि लिटरेरी मूवमेंट्स अपने पास्ट ट्रेडिशन से सीखकर और उन्हें चैलेंज करके विकसित होते हैं। दोस्तों, लिटरेरी मूवमेंट्स वह प्रोसेस है जिसमें राइटर्स और पोइट्स किसी कॉमन आइडियोलॉजी, बिलीफ या स्टाइल को अडॉप्ट करके राइटिंग करते हैं। इन मूवमेंट्स का उद्देश्य केवल एस्थेटिक स्टाइल शो करना नहीं, बल्कि समाज की सोच को बदलना भी होता है। जैसे रोमांटिसिज्म इमोशन, इमेजिनेशन और नेचर पर फोकस करता है, उसी तरह रियलिज्म सोसाइटी की रियलिटी को डिपिक्ट करता है। मॉडर्निज्म ट्रांजिशन फॉर्म को चैलेंज करता है और नई टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करता है। इसी तरह अलग अलग आंदोलन यानी कि लिटरेरी मूवमेंट्स अलग अलग चीज़ों के बारे में हैं, लेकिन इनकी स्टडी में कई चैलेंजेस होते हैं। जैसे मूवमेंट कब स्टार्ट होता है और कब वह एंड होता है, यह क्लियर नहीं होता। जैसे रोमांटिसिज्म फ्रांस में 1780 में आया और इंग्लैंड में यह 80s में। जो मूवमेंट है वह अलग अलग देशों में अलग अलग समय में पॉपुलर होते हैं और सेम मूवमेंट में राइटर्स अलग अलग स्टाइल भी अडॉप्ट करते हैं। लेकिन लिटरेरी मूवमेंट्स की स्टडी में कई चैलेंजेस होते हैं। जैसे डेफिनेशन प्रॉब्लम, मतलब कि कोई भी मूवमेंट कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है, यह हमें पता नहीं चलता।
जैसे रोमांटिसिज्म फ्रांस में तो 1780 में आया और इंग्लैंड में यह 1800 में आया। दूसरा, जोग्राफिकल डिफरेंसेस। मूवमेंट अलग अलग देशों में अलग अलग समय में पॉपुलर होते हैं। तीसरा है राइटर्स डाइवर्सिटी, मतलब सेम मूवमेंट में राइटर्स अलग अलग स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, जैसे रोमांटिक पोइट वर्ड्सवर्थ वर्सेस बायरन। हिस्टोरिकल प्रेशर, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज मूवमेंट की डायरेक्शन को बदल सकते हैं, जैसे रशियन रिवॉल्यूशन ने 20वीं सदी में लिटरेचर में नए थीम्स इंट्रोड्यूस किए। इसमें जोस्ट का एक कोट है, जैसे अंडरस्टैंडिंग ए मूवमेंट रिक्वायर्स लुकिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट इनटू द सोसाइटी दैट प्रोड्यूसेस इट। दूसरा कोट है मैथ्यू अर्नोल्ड का, जो कि एक क्रिटिक हैं। द बेस्ट लिटरेचर इज दैट विच सीक्स टू कन्वे यूनिवर्सल ट्रूथ थ्रू पर्टिकुलर फॉर्म। मतलब लिटरेरी मूवमेंट सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि सोसाइटी के ट्रूथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब हम इस बुक के फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो है एवोल्यूशन एंड मेटामॉर्फोसिस ऑफ लिटरेरी मूवमेंट्स, यानी साहित्यिक आंदोलनों का विकास और रूपांतरण, यानी कि बदलाव। दोस्तों, हर मूवमेंट का लाइफ साइकिल होता है। किसी भी आंदोलन की शुरुआत किसी दूसरे विरोध से होती है, जैसे रोमांटिसिज्म ने क्लासिसिज्म के कठोर नियमों का विरोध किया। नंबर 1 है अपोजिशन स्टेज। मूवमेंट जो होता है वह पुराने जो ट्रेडिशन है उनको चैलेंज करता है, जैसे रोमांटिसिज्म ने नियो क्लासिसिज्म के स्ट्रिक्ट रूल को अपोज किया। रोमांटिसिज्म में इमोशन और इमेजिनेशन को सेंट्रल माना गया है। वर्ड्सवर्थ का थॉट है, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। दूसरा है पॉपुलैरिटी स्टेज। दोस्तों, जैसे एक मूवमेंट होता है वह सोसाइटी और रीडर्स में धीरे धीरे फेमस होता है और उस मूवमेंट को धीरे धीरे एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे शैली और किड्स की राइटिंग्स बहुत फेमस हुई। चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। दोस्तों, मूवमेंट इन्वॉल्व या ट्रांसफॉर्म होता है, जैसे धीरे धीरे नई चुनौतियां और नए विचार आते जाते हैं, जिससे वह आंदोलन या तो समाप्त हो जाता है या रूप बदलकर एक नए आंदोलन का जन्म ले लेता है, जिससे एक नया लिटरेरी मूवमेंट या फिर एक अलग मूवमेंट शुरू होता है। जैसे रोमांटिसिज्म से रियलिज्म निकला और रियलिज्म से मॉडर्निज्म। चौथा है एंड या न्यू बर्थ है। दोस्तों, जैसे किसी एक मूवमेंट का या समापन होता है या फिर वह नया रूपांतरित करता है, तो इसे जोस्ट मेटामॉर्फोसिस यानी रूपांतरण कहते हैं, जैसे मॉडर्निज्म से पोस्ट मॉडर्निज्म। दोस्तों, जोस्ट का यह कोट है, मूवमेंट्स आर अलाइव, दे ग्रो, म्यूटेट एंड समटाइम्स डाई ओनली टू गिव बर्थ टू समथिंग न्यू। और अगला दोस्तों दूसरा कोट है एजरा पाउंड का, जो कि एक मॉडर्निस्ट पोइट है। वह कहती हैं, लिटरेचर इज न्यूज़ दैट स्टेज न्यूज़। मतलब मॉडर्निस्ट मूवमेंट्स लिटरेचर को नए दृष्टिकोण और टेक्निक्स देने के लिए इवॉल्व करते हैं। इस बुक का दूसरा पार्ट है सस्टेनेबिलिटी ऑफ मूवमेंट्स, यानी कि आंदोलनों की स्थिरता। किसी भी मूवमेंट की सबसे बड़ी चुनौती उसकी स्थिरता यानी कि सस्टेनेबिलिटी होती है। सभी मूवमेंट्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, कुछ मूवमेंट शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जैसे लिटरेचर में डैडीज़म 1916 से 1922 तक, जो कि प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय उभरा, लेकिन वह जल्दी ही समाप्त हो गया। दूसरा है लॉन्ग लास्टिंग मूवमेंट। कुछ आंदोलन लंबे समय तक टिके रहे, जैसे रियलिज्म और रोमांटिसिज्म। यहाँ इन आंदोलनों ने सोसाइटी की डीप नीड्स और प्रॉब्लम्स को कंसिस्टेंटली रिफ्लेक्ट किया। दूसरा है लॉन्ग लास्टिंग मूवमेंट। दोस्तों, कुछ आंदोलन लंबे समय तक टिके रहे, जैसे रियलिज्म और रोमांटिसिज्म, क्योंकि उन्होंने जो समाज की बातें थी या समाज के बारे में जो कुछ लिखा गया वह बहुत गहराई से लिखा, या सोसाइटी की जो डीप नीड्स और प्रॉब्लम्स थी उनको रिफ्लेक्ट किया। दोस्तों, आगे फ्रांसिस जोस्ट फैक्टर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। फ्रांसिस जोस्ट कहते हैं कि आंदोलन तभी स्थिर रहते हैं
जब उनमें विचारधारा की गहराई हो, यानी कि उनकी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी हो। नंबर 2 है समाज के बदलते स्वरूप से वे तालमेल लगा सकें, जैसे सोसाइटी की जो रियल नीड्स होती है उनको वे रिफ्लेक्ट करें। 3 है लिटरेचर के साथ कल्चर और पॉलिटिक्स से जुड़ाव, जैसे दोस्तों रोमांटिसिज्म है वह नेचर, इमोशन, इमेजिनेशन और यूरोपियन कल्चर के साथ अलाइंड है। आगे जोस्ट कहते हैं ए मूवमेंट सर्वाइव्स ओनली इफ इट रिजोनेट्स विद द लाइफ ऑफ इट्स सोसाइटी। आगे एक बल्जैक जो कि रियलिस्ट राइटर है उनका भी एक कोट है, वो कहते हैं द आर्टिस्ट मस्ट डिपिक्ट सोसाइटी एज इट इज़ नॉट एज इट ought टू बी। जैसे दोस्तों रियलिस्ट मूवमेंट में सोसाइटी के प्रैक्टिकल और सोशल ट्रूथ्स को लिटरेचर में लिखा गया। दोस्तों अब हम इस बुक के थर्ड पार्ट और एम्फेसिस ऑन फॉर्म यानी कि जो लिटरेरी मूवमेंट है उसके रूप पर अत्यधिक जोर के बारे में पढ़ेंगे। कई बार लिटरेरी मूवमेंट्स इतने ज़्यादा फॉर्म और तकनीक पर केंद्रित हो जाते हैं, यानी स्टाइल और स्ट्रक्चर पर फोकस कर देते हैं कि उनका मूल उद्देश्य पीछे छूट जाता है। जैसे सिंबलिज्म और एस्थेटिक मूवमेंट जो 19वीं सदी में चले, उन्होंने आर्ट के फॉर्म और ब्यूटी पर इतना जोर दिया कि जो सामाजिक रियलिटी या जो सोशल रियलिटी थी और जनता की जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें पीछे छोड़ दिया। इससे क्रिटिक्स कहते हैं कि केवल रूप पर ध्यान देना साहित्य को जीवंत अनुभव से काट देता है, यानी कि वह रियलिटी से उन्हें दूर कर देता है। जोस्ट का कहना है कि लिटरेरी मूवमेंट्स को संतुलन बनाए रखना चाहिए, फॉर्म और सब्जेक्ट दोनों पर उन्हें बैलेंस बनाए रखना चाहिए। ऑस्कर वाइल्ड का एक कोट है, ऑल आर्ट इज क्वाइट यूजलेस। वाइल्ड का मतलब था कि आर्ट केवल ब्यूटी के लिए है, मीनिंग या सोशल पर्पस सेकंड प्रायोरिटी होता है। दोस्तों अब हम इसके फोर्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो है फ्रेगमेंटेशन ऑफ मूवमेंट्स एंड इवोल्यूशन ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री, यानी कि आंदोलनों का विखंडन और साहित्यिक इतिहास का विकास। दोस्तों हर आंदोलन के अंदर धीरे धीरे विखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन शुरू हो जाता है। राइटर्स मूवमेंट की मुख्य धारा से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, इससे मूवमेंट बिखर जाता है, लेकिन यह फ्रेगमेंटेशन ही साहित्य को नई दिशा देता है, या इस फ्रेगमेंटेशन से न्यू मूवमेंट्स और लिटरेरी हिस्ट्री की इवोल्यूशन का रास्ता खुलता है। जैसे मॉडर्निज्म के अंदर से ही पोस्ट मॉडर्निज्म निकला, इसी तरह रोमांटिसिज्म के फ्रेगमेंटेशन से ही रियलिज्म का उदय हुआ। यानी कि फ्रेगमेंटेशन कोई नेगेटिव प्रोसेस नहीं है, बल्कि यह लिटरेचर की हिस्ट्री के विकास की नींव है। जैसे वर्जीनिया वुल्फ का एक कोट है जो कि मॉडर्निस्ट ऑथर है, फॉर मोस्ट ऑफ हिस्ट्री एनोनिमस वाज ए वुमेन। वुल्फ ने दिखाया है कि फ्रेगमेंटेड वॉइसेस सोसाइटी और लिटरेचर में नई पर्सपेक्टिव्स लाते हैं। इस बुक के कंक्लूजन में फ्रांसिस जोस्ट यह सिद्ध करते हैं कि लिटरेरी मूवमेंट्स चैलेंजिंग ज़रूर है, लेकिन इनका अध्ययन बहुत ज़रूरी है, और लिटरेरी मूवमेंट्स लिटरेचर के हार्ट बीट हैं। ये मूवमेंट्स फ्रांसिस जोस्ट यह कहते हैं कि किसी भी लिटरेचर के लिए लिटरेरी मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। उनसे वह लिटरेरी मूवमेंट से लिटरेचर को पावर मिलती है, यानी कि वह लिटरेचर के लिए ऊर्जा का स्रोत हैं। उनका स्टडी चैलेंजिंग लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। केवल फॉर्म पर फोकस मूवमेंट को वीक कर सकता है। इनका विकास, इनका रूपांतरण, स्थिरता और विखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन सब मिलकर लिटरेचर को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेगमेंटेशन ही लिटरेरी हिस्ट्री के इवोल्यूशन का रास्ता बनाता है। दोस्तों लिटरेरी मूवमेंट्स हमें यह सिखाते हैं कि सोसाइटी और कल्चर किस तरह शब्दों और शैलियों में बदलकर सामने आते हैं। इसीलिए टी.एस. इलियट का एक कोट है, इमैच्योर पोइट्स इमेट, मैच्योर पोइट्स स्टील। मतलब नए राइटर्स ओल्ड मूवमेंट्स को अडॉप्ट और ट्रांसफॉर्म करके नई लिटरेचर पैदा करते हैं।
दोस्तों इसी के साथ ही यह वीडियो कंप्लीट होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।